आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 60 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि सीटी साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अभी तक हमने नहीं सॉल्व किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं कवर किया हुआ है, तो इस सेशन को आप मॉक टेस्ट के तौर पर कंसिडर कीजिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 60 क्वेश्चंस में आपका कितना आंसर सही बन रहा है और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट के फॉर्म में मैंने ये सेशन लाया है आपके लिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई अच्छे से की है, आपका कैसा एग्जाम जाने वाला है संडे को। अगर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत और रिविजन करना पड़ेगा। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का आउट ऑफ 60 कितना स्कोर बन रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा गया है राइजोबियम बैक्टीरियम is often found in the roots of grams, peas, मूंग, bean and other legumes। तो हमने देखा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरियम विद दैट ऑफ प्लांट इज नोन एज। सो ये जो इनके बीच में जो रिलेशन है राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी इंटरैक्शन है, वो है प्लस प्लस इंटरैक्शन। मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया को जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स है वो क्या देती है, शेल्टर देती है, और इसके रिटर्न में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट दीज प्लांट्स कैन यूज इट इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर जो प्लस प्लस इंटरैक्शन है वो कहाँ पे होता है, वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, जहाँ पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है which of the following assertions is or are true and which is false about human throat। सो इंसान के गले के बारे में कौन सी assertion सही है और कौन सी गलत है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो assertion 1 में जो है यहाँ पर कहा गया है wind pipe runs adjacent to the food pipe in throat। तो हमारा जो wind pipe है वो फूड पाइप के बगल में ही होता है, ये बात तो सही है। और फ्लैप लाइक वाल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो कह रहे हैं कि एक फ्लैप लाइक वाल्व होता है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट रहता है, तो ये गलत है। ये जो फ्लैप लाइक वाल्व है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये विंड पाइप के ऊपर बनी हुई होती है, ठीक है। सो ये थ्रोट में नहीं होती है, ये विंड पाइप के ऊपर होती है। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट। तो ये बात सही है कि हमारा फेरिंग्स बोल के एक जगह होता है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। सो नेसोफेरिंग्स से एयर जाती है, ओरोफेरिंग्स से फूड जाती है। Sometimes food particles enter the windpipe which may cause hiccups। तो क्या होता है, ये बात भी सही है कि जब हम खाना खाते वक्त बात करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है वो विंड पाइप को नहीं ढकती है, तो हमारे थोड़े बहुत खाने के जो दाने हैं या जो फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में चला जाता है, तो हमको खांसी होती है, हमको हिकअप्स होती है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो असर्शन यानी कि S2 जो है वो फॉल्स है, बट सिर्फ S2 फॉल्स किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ही जो ऑप्शन है वो सभी ही इनकरेक्ट है। तो इसको जिसने भी सॉल्व किया होगा उसको फुल मार्क्स यूँ ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो S2 है वही गलत है, बाकी के जो असर्शंस है वो तो सही थे। तो यहाँ पर जो भी इस क्वेश्चन को अटेंड करेगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा। हालांकि सीटेट की आंसर की में किसी एक ऑप्शन को सही ठहराया गया है, बट आप NCERT की बुक देख लीजिएगा, उसके साथ आपका यहाँ पर जो आंसर उन्होंने बताया वो मैच नहीं करेगा। तो एज पर माई नॉलेज यहाँ पर मेरे मुताबिक यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सिल्क फ्रॉम देम, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। और जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको कौन से पेड़ की पत्तियां खिलाई जाती है, मलबरी ट्री की पत्तियां खिलाई जाती है। तो मलबरी प्लांट का कल्टीवेशन वो कहलाता है मॉरिकल्चर। तो सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर दोनों ही रिलेटेड है किससे, सिल्क प्रोडक्शन से। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट है वो गलत है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले वाले में कहा गया इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। तो ये बात तो सही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है।
इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट। तो ये बात भी सही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके हमको सॉल्ट और क्या देता है, वाटर देता है। सॉल्ट्स फॉर्म आर ओनली ईदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो ये बात गलत है क्योंकि जो सॉल्ट बनती है उसकी ना तो एसिडिक नेचर होती है ना ही बेसिक नेचर होती है। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये बात भी गलत है क्योंकि हीट यहाँ पर रिलीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पर हीट रिलीज होती है। सो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको ढूंढना था, तो वो किस किस में दिया गया है, सी और डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, वो हमको ढूंढना है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यहाँ पर तो केमिकल चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन में भी न्यू प्रोडक्ट बनती है, न्यू सब्सटेंस बनती है, तो वो भी केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में भी न्यू सब्सटेंस बनती है, तो वो भी केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन में नो न्यू प्रोडक्ट और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, वो है डी। सो ओनली डी जहाँ पर दिया रहेगा वो इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कॉलम 1 में बताया गया है और उनकी जो एडेप्टिव फीचर्स हैं वो कॉलम 2 में दी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर के लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज होती है, तो ये यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। रेड आइड फ्रॉग के स्टिकी पैड्स होते हैं उनके फीट में, तो ये बी के साथ चला जाएगा। लायन की सेंसिटिव क्या होती है, हियरिंग होती है, तो सी चला जाएगा यहाँ पे। और एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होती है जो कि इंसाइजर्स है, तो ये डी के साथ चला जाएगा। तो अगर हम देखें ए जा रहा है 4 के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में जा रहा है, बाकी कहीं पे नहीं जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, A4, B3, C1 और D2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में कौन से जो कथन है वो सही है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हमें यहाँ पर देखना है। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। सो हमारे आजू बाजू जो हवा है वो हम पर बहुत ही कम दबाव देती है, ये बात गलत है। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, तो ये बात भी गलत है क्योंकि एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग होता है। वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो ये बात सही है कि जो गर्म हवा होती है क्योंकि वो हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है क्योंकि वो भारी होती है तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ मतलब नीचे आ जाती है, सिंक करती है, तो ये बात तो सही है। एज वार्म एयर राइजेस, तो जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज, तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है वहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ जाती है, जो कि गलत बात है क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर ड्रॉप होती है, घट जाती है। सो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट अबाउट एयर प्रेशर सही है, वो है ओनली सी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है संजना कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विद सॉइल टू फाइंड द रेट ऑफ परकुलेशन। सो संजना ने एक एक्सपेरिमेंट किया सॉइल के साथ और उसने ये पता करने की कोशिश की कि इस सॉइल की रेट ऑफ परकुलेशन क्या है। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 20 minutes per 400 ml of water to percolate through the soil sample। So उसने देखा कि जो सॉइल सैंपल उसने लिया था उसको 20 मिनट लगे 400 ml ऑफ वाटर को परकुलेट करने में। सो व्हाट इज द रेट ऑफ परकुलेशन, तो ये जो हमको यहाँ पर डेटा दिया गया है इससे हमको रेट ऑफ परकुलेशन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि परकुलेशन रेट जो कि ml पर मिनट है इसकी यूनिट, इसको फाइंड आउट करने का क्या है फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। क्या टाइम, परकोलेशन टाइम, परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर हम भरेंगे यहाँ पे वैल्यू तो 400 ml और मिनट्स कितने थे 20 मिनट्स, तो ये 0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो ये कितना आया रेट ऑफ परकुलेशन 20 ml पर मिनट, जो कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बींग्स। सो आउट ऑफ 1 2 3 4 यहाँ पे कौन सा फ्लो चार्ट सही तरीके से ब्लड का जो फ्लो होता है ह्यूमन बींग्स में वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि देखिए लंग्स में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बनती है। और ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन कैरी करता है, वो करता है पल्मोनरी वेन। तो पहला ऑप्शन तो ठीक जा रहा है। पल्मोनरी वेन क्या करता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, वहां से वो पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में वो एओर्टा की मदद से सभी बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है यूजिंग द ऑक्सीजन और हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी जो ब्लड है वो क्या बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन चुकी है, जिसको जो वेन्स है सभी बॉडी पार्ट से इसी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये वेन्स कैरी करके हार्ट के राइट साइड में पहुंचाती है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो कहाँ पे एंटर करती है, वो एंटर करती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से चली जाती है वो राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को दोबारा से पहुंचाती है लंग्स में ताकि वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली जो सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो है इन ह्यूमन बींग्स उसको दर्शा रहा है। बाकी देखिए लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी हार्ट तक ब्लड को नहीं लेके जाती, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में देख लेते हैं कि लंग्स से पल्मोनरी वेन तो गया, वहां से हार्ट तक गया, हार्ट से एओर्टा जो कि एक आर्टरी है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। तो यहाँ पे वेन्स होने से ये वाला भी नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर क्रॉस हो गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विथ which one of the following function of human body। so dialysis कौन से लाइफ प्रोसेसेस के साथ कनेक्टेड है। so dialysis कब की जाती है, जब किसी भी पेशेंट के जो किडनीज है वो ठीक से काम ना करे। so डायलिसिस क्या है, ये आर्टिफिशियल मशीन का इस्तेमाल करके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। so जो यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो क्या है, वो है एक्सक्रीशन। so इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन है यहाँ पर, मस्टर्ड तो बाइसेक्सुअल है तो ये नहीं होगा, रोज भी बाइसेक्सुअल, पिटूनिया भी बाइसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पर है पपीता यानी कि पपाया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में आएगा टाइम और वाई एक्सिस में होगा डिस्टेंस। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो कांस्टेंट स्पीड कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो। सो यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर टू वाई एक्सिस, ये वाला इसका सही उत्तर है। इट इज अ पैराबोलिक ग्राफ, ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो है और ना ही ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो कैसी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंजेस लाइटिंग डिवाइसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। सो इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से हमको इन लाइटिंग डिवाइसेस को अरेंज करना है। तो जो सबसे कम एफिशिएंट है उसको पहले रखना है और फिर वहां से बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर सबसे कम एफिशिएंट कौन है, एनर्जी एफिशिएंट, वो है इनकैंडेसेंट बल्ब। उसके बाद आता है ट्यूबलाइट, फिर आता है CFS, फिर आता है LEDs। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंजेस डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। मतलब सबसे कम मैग्नीट्यूड किस फ्रिक्शनल फोर्स की है, फिर वहां से बढ़ते जाना है। तो सबसे कम किसकी होती है, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद कौन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर भी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर एक क्वेश्चन दिया गया है। सो साउंड वाइब्रेशंस मेक द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो साउंड वाइब्रेशंस हमारे कान के किस पार्ट को वाइब्रेट कराती है, तो वो है ईयर ड्रम्स।
ठीक है। ईयर ड्रम्स, ए दोबारा से यहाँ पे ईयर ड्रम्स ही होगा। ईयर ड्रम्स सेंस वाइब्रेशन टू, तो ये कहाँ पे वाइब्रेशंस भेजती है? इनर ईयर। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द डैश, और इनर ईयर से जो कन्वर्शन होता है साउंड का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, तो वो कहाँ पे पहुँचती है? वो पहुँचती है हमारे ब्रेन में। तो ए है ईयर ड्रम, बी है इनर ईयर और सी है ब्रेन। कहाँ पे दिया गया है? ईयर ड्रम, इनर ईयर, ब्रेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऐसे दो प्लेन मिरर है, ये मिरर ए, ये मिरर बी, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑफ अ पॉइंट प्लेस्ड इन बिटवीन देम। तो ठीक उनके बीचों बीच जो पॉइंट रखी गई है उसकी कितने इमेजेस बनेगी? तो अगर आपने मेरा जो क्विक रिवीजन वाला वीडियो है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, उस सेशन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी दो प्लेन मिरर को हम पैरेलली रखते हैं और उनके बीचों बीच कोई चीज़ रखी जाती है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं और उनकी कमी से जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो दी गई है, तो हमको मैच करना है। सो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। सो A4 कहाँ पे दिया गया है? दो ऑप्शन में दिया गया है, बाकी पहले क्रॉस कर लेते हैं। A4 B1, A4 B1, तो ये भी क्रॉस हो गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, A4 B1 C2 और D3। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन डैश गैस इज फॉर्म। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो गैस बनती है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑन डिजॉल्विंग ए, यानी कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, बी इज फॉर्म। बी क्या है यहाँ पर? बी होगा सल्फ्यूरस एसिड। अब क्योंकि ये एसिड है तो बी टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। सो ए हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे दिया गया है? पहले ये इनको काट लेते तो दो ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है। बी है सल्फ्यूरस एसिड, तो फोर्थ ऑप्शन भी चला जाएगा, बच जाता है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ब्लू और डी रेड। सो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो असर्शन में कहा है सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन। तो ये बात गलत है, सोडियम को ग्लिसरीन में नहीं केरोसिन ऑयल में स्टोर की जाती है। रीजन में बताया गया है सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सो जो सोडियम है वो तीव्रता से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो ये बात सही है, जिस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर की जाती है। तो असर्शन गलत है और जो रीजन है वो सही है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज नॉट जनरली फाउंड टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। सो इनमें से किनकी सीड हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होती? तो देखिए मदार में तो डिस्पर्शन बाय विंड होता है, सनफ्लावर में भी डिस्पर्शन बाय विंड होता है, ड्रमस्टिक में भी डिस्पर्शन बाय विंड होता है, जैंथियम में जो होता है ये डिस्पर्शन बाय एनिमल्स, क्योंकि ये एक ऐसी टाइप की सीड है जिसमें हुक्स होते हैं, स्पाइक्स होती है, तो ये हुक्स क्या करती है? एनिमल के फर के साथ अटैच हो जाती है। सो यहाँ पर एनिमल्स की मदद से इसके सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमको पूछा गया है प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल हिंदी में कहते हैं, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। सो उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करती है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो वो उनसे बना बनाया खाना ले लेती है जब वो उन पर क्लाइंब करती है, यानी कि चढ़ती है। व्हाट इज कस्क्यूटा कॉल्ड? सो कस्क्यूटा जो प्लांट है वो कैसी है? होस्ट है? नहीं। एल्गी है? नहीं। लाइकेंस है? नहीं। वो एक पैरासाइट है, क्योंकि वो क्या कर रही है, जो ग्रीन प्लांट्स खाना बना रही है अपने लिए उसको वो चोरी कर ले रही है, तो वो एक पैरासाइट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट है वो उसका लॉस हो रहा है, तो पैरासाइटिक इंटरेक्शन प्लस माइनस होता है, एक जन बेनिफिटेड होता है, दूसरे का लॉस होता है। तो यहाँ पर बेनिफिटेड कौन हो रहा है, ये अमर बेल का पौधा बेनिफिटेड हो रहा है, क्योंकि उसको बिना मेहनत के बना बनाया खाना मिल जा रहा है, और ऊपर से जो हरा प्लांट है वो अपना खाना खुद से बना रहा है, पर उसको वो खाना ठीक से मिल नहीं रहा है, जितना वो बना रहा है उतना उसको पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कौन उसका इस्तेमाल कर ले रहा है, यही कस्क्यूटा या अमरवेल का पौधा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट स्टमक। सो स्टमक के बारे में जो गलत कथन है उनकी पहचान हमें करनी है। ए में बताया गया है इट इज अ थिक वॉल बैग, जो बात सही है, ये एक थिक वॉल बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड एस, ये बात गलत है, फ्लैटेंड जे जैसा इसका शेप होता है। इट लाइज बिटवीन फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये बात भी सही है। इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो ये बात गलत है, ये नैरोएस्ट नहीं, ये वाइडेस्ट पार्ट है। तो जो गलत कथन है स्टमक के बारे में उनको हमें चुनना है, तो कौन है, बी और डी। बी और डी कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। सो चारों में से कौन सा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसको हमें ढूंढना है। सोनोरस एंड हार्ड, तो ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होगा। लस्टरस एंड मेलिएबल, तो ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है। बच जाता है ऑप्शन नंबर 3, ब्रेकिंग डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर। तो अगर हम हथौड़े से किसी भी नॉन मेटल को थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये पाउडरी मास में ये पाउडर बन जाता है, टूटकर पाउडर बन जाता है। तो ये नॉन मेटल्स की खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमको कॉलम 1 में जो आइटम्स है उसको कॉलम 2 में जो आइटम्स है उनके साथ मैच कराना है। तो एसिड, एसिड कहाँ पे होती है, टैमरिंड में होती है। कौन सी एसिड होती है, टार्टरिक एसिड होती है। बेस क्या है यहाँ पर, विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर एक बेसिक सब्सटेंस है, तो ये 2 में चला जाएगा। न्यूट्रल चीज क्या होती है, पानी। इंडिकेटर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, तो ये इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर क्या होता है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एसिडिक या बेसिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से अपना रंग बदलती है, और उससे हमें पता चलता है किसी भी चीज़ का नेचर क्या है, क्या वो एसिडिक है या वह बेसिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 1 है, 1 जा रहा है बी के साथ, 1 बी के साथ ऑप्शन 2 में ही जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 1 जा रहा है बी के साथ, 2 जा रहा है ए के साथ, 3 जा रहा है डी के साथ, और 4 जा रहा है सी के साथ। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में कौन सी बात गलत है। तो अगर हम रिएक्शन को लिखें तो यहाँ पर आयरन FeCuSO4, तो हमको मिलता है FeSO4 प्लस Cu। सो ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। ये है आयरन सल्फेट, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है, और ये कॉपर है। सो यहाँ पर हमको जो गलत है कहा गया रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बारे में, उसको चुनना है। द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू, यही हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्लू टू ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू इन कलर है वो ग्रीन कलर देता है जब आयरन सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो ये बात सही है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये बात भी सही है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाया। इट इज अ केमिकल चेंज, तो ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ये एक केमिकल चेंज है। तो जो बात यहाँ पर गलत है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो हमसे कहा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्स्ड विद आयरन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टेनलेस स्टील। तो कहा जा रहा है कि आयरन के साथ एक मेटल को मिक्स करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो इनमें से वो कौन सा मेटल है। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है ब्लू बॉक्स में NCERT के बुक में, तो वहाँ पर दिया गया था कि क्रोमियम को हम आयरन के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोमियम। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमसे कहा गया वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट लोमी सॉइल। सो लोमी सॉइल के बारे में इनमें से कोई एक कथन गलत है, व्हाट इज दैट, तो उसको हमें पहचानना है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, तो ये बात सही है कि लोमी सॉइल एक मिक्सचर है सैंड, क्ले और सिल्ट का।
इट हैज़ ह्यूमस इन इट, ये बात भी सही है कि लोमी सॉइल में ह्यूमस होती है. इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बात भी सही है कि लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इट डज नॉट होल्ड एयर, ये बात गलत बताई गई है क्योंकि लोमी सॉइल अच्छी एरेशन भी देती है, जिस वजह से क्योंकि इसकी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसमें ह्यूमस है, इसमें एयर भी रहती है, अच्छी एरेशन है, इसलिए इसको बेस्ट टॉप सॉइल कहा जाता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स या ग्रोइंग क्रॉप्स. तो ये वाला जो कथन है वो लोमी सॉइल के बारे में गलत कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है. तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कॉलम 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो दिए गए हैं, तो उनकी मैच हमें करनी है, उनकी मैचिंग हमें करनी है. कॉकरोच क्योंकि एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट में ट्रेकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये 1 हो जाएगा. अर्थवर्म स्किन की मदद से रिस्पायर करता है, तो ये 2 हो जाएगा. फिश में गिल्स होती है, तो ये 3 हो जाएगा. लिजर्ड्स में लंग्स होती है, तो ये 4 हो जाएगा. तो अगर हम देखें 1 जा रहा है सी के साथ, 1 सी के साथ 2 ऑप्शन में जा रहा है, तो 2 पे बढ़ेंगे. 2 जा रहा है बी के साथ, तो ये वाला भी कट जाएगा. तो इसका जो सही उत्तर है 1 सी 2 डी 3 ए 4 डी. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स सही है. सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये बात सही है कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है. वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. तो ये बात भी सही है कि जो वेन्स है वो सभी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक. ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, दस वेन्स हैव थिक इलास्टिक वॉल. तो ये बात गलत है, यहाँ पर वेन्स नहीं, यहाँ पर आर्टरीज होनी चाहिए थी, क्योंकि आर्टरीज की थिक और इलास्टिक वॉल होती है और यहाँ पर ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर में होता है, इसीलिए इनमें वाल्व्स की जरूरत नहीं होती है. The valves present in arteries allow blood to flow in only one direction. ये बात भी गलत है क्योंकि valves arteries में नहीं veins में होती है. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो कौन कौन से हैं, ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. सो इनमें से कौन सा कथन अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स सही है. तो पढ़ लिया जाए. ए में कहा गया है प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये बात सही है कि पौधों में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी वास्कुलर टिश्यू होती है जो कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेकर जो लीव्स है वहां तक पहुंचाने में मदद करती है. तो बात तो सही है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, ये बात गलत है. फ्लोएम नहीं, ये काम जाइलम करती है. फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये बात गलत है. फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. Photosynthesis generates energy which helps in pulling water from roots to different parts of the plants. तो ये बात भी गलत है क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी मिलती है वो वाटर को रूट्स की मदद से खींचने में मदद नहीं करती और वो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद नहीं करती. तो यहाँ पर जो चीज़ सही बताई गई है अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स वो किस ऑप्शन में दी गई है, वो सिर्फ ए में दी गई है. तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओनली ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो देखिए कॉर्न बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. क्यूकम्बर भी यूनिसेक्सुअल है, पपाया भी यूनिसेक्सुअल है, बच जाता है रोज जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाब. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हमको छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है. हमसे कहा गया है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 64 सेकेंड. तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है 64 सेकेंड में. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. तो हमको पेंडुलम का, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला है. सो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 40 ऑसिलेशंस ये सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर रहा है 64 सेकेंड में. तो हमको एक ऑसिलेशन कितने समय में कंप्लीट कर रहा है वो फाइंड आउट करना है. तो अगर हम करें तो वो होगा 64/40 सेकेंड. तो अगर हम डिवाइड करें 64 को 40 से तो 40 × 1 = 40, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2 उतरा, डेसिमल लेंगे
तो हम जानते हैं 4 6 24, तो 46 240, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1.6 सेकेंड्स। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, तो जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, द वायर गेट्स हीटेड, तो जो वायर है वो गर्म हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस यूजेस दिस प्रॉपर्टी, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कौन सी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है? रेफ्रिजरेटर नहीं, वैक्यूम क्लीनर नहीं, वाटर पंप नहीं, टोस्टर में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग के तौर पर जो मिरर और लेंस है वो कॉलम 1 में दी गई है और उनका जो यूज़ है वो कॉलम 2 में दिया गया है। तो हमको इनको मैच करना है। यहाँ पर बहुत से लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटर है जो आपको पता है उसको पहले देखिए कि आप उसे ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल होता है, तो बी जा रहा है 3 के साथ। क्या किसी ऑप्शन में बी 3 के साथ जा रहा है? एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर डी 2 के साथ जा रहा है, नहीं होगा। B3 के साथ, B4 के साथ, D4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम आसानी से एक चीज हमने ढूंढ ली और हमको आंसर भी मिल गया। B जा रहा है 3 के साथ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, तो B जा रहा है 3 के साथ। 1 जा रहा है किसके साथ? 1 जा रहा है D के साथ। 2 जा रहा है यहाँ पर C के साथ और 4 जो जा रहा है यहाँ पर A के साथ। तो एक बार मैच कर लेते हैं। 1 जा रहा है डी के साथ, ठीक है। 2 जा रहा है सी के साथ, ठीक है। 3 जा रहा है बी के साथ, ठीक है। और 4 जा रहा है ए के साथ। तो उस हिसाब से हमने देखिए हमको कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो पता था, ठीक है। तो वहीं से हमको हम लकी थे क्योंकि यहाँ पर ए की जगह में बी 3 के साथ जा रहा है, तो आसानी से हमको पूरा ही आंसर मिल गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बेस्ट रहेगा कि आप सभी टाइप्स के लेंस, मिरर, सभी के जो यूजेस है अच्छे से पढ़ के जाए। इसका मैंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया हुआ है। फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब मैंने कवर करा हुआ है। उस टॉपिक को मतलब उस वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइफ से हर साल हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहता ही है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर क्या है? मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन फोर्स इज अनडिजायरेबल। तो इनमें से कौन से स्थिति में, कौन से केस में जो फ्रिक्शन है वो अनडिजायरेबल है, मतलब वो उसका डिसएडवांटेज है, हमको ढूंढना है यहाँ पर। तो हम फ्रिक्शन की मदद से तो पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं, तो ये तो एडवांटेज हो गया। हम जो कुल्हड़ होता है उसको होल्ड कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो ये भी एडवांटेज हो गया, ये तो डिजायरेबल चीज़ है। हम रोड पे चल पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, तो ये तो डिजायरेबल है। अनडिजायरेबल क्या है कि जो मशीन के मूविंग पार्ट्स है फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट का प्रोडक्शन होता है। सो ऑपरेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अनडिजायरेबल है, क्योंकि मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है अगर फ्रिक्शन की वजह से हीट का प्रोडक्शन हो उनके मूविंग पार्ट्स में। इसीलिए मूविंग पार्ट्स के बीच में हम लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करता है, लाइक ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और हीट का प्रोडक्शन कम हो और मशीन की एफिशिएंसी कम ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर। प्रेशर के बारे में कौन सा गलत यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है? द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सर्फेस फॉर द सेम फोर्स। तो देखिए जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, चाहे फोर्स सेम हो। तो ये बात तो सही है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये बात भी सही है कि लिक्विड्स जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस। तो हवा जो है वो एटमॉस्फेरिक दबाव हम पर बनाती है, ये बात भी सही है। वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज़ नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी। ये बात गलत है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको इसलिए फील नहीं होती क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर है वो लगभग लगभग सेम होती है। जो ब्लड प्रेशर है ना हमारा वो सेम होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिस वजह से हम कोलैप्स नहीं करते, ठीक है, और हमको वो फील भी नहीं होता। तो इसका जो गलत कथन है वो हमको चुनना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साउंड। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी साउंड के बारे में सही हो सकता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये बात सही है कि कोई भी वस्तु अगर वाइब्रेट करती है तो वही साउंड प्रोड्यूस करती है। साउंड्स डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, सो साउंड को मीडियम की जरूरत नहीं है उसके प्रोपगेशन के लिए, तो ये बात गलत है, उसको मीडियम की जरूरत होती है। इन ह्यूमंस द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड, तो इंसानों में जो वोकल कॉर्ड होता है लैरिंग्स रीजन में, उसके वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये बात तो सही है। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, तो अगर रोड के किनारों पे हम पेड़ पौधे लगाए तो उससे जो नॉइस पोल्यूशन है वो कम हो जाती है, तो ये बात भी सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए सी और डी। ए सी और डी कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमको चुनना है। स्टैटिक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, तो ये बात सही है कि बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन हम स्टैटिक चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्कोप कैन डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, तो ये बात भी सही है क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो चार्ज है कि नहीं है, और उसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये बात भी सही है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है। क्यों? क्योंकि वो सेम चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फोर्थ में कहा गया है अ ग्लास रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क, ये बात गलत है। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जब उसको सिल्क से घिसा जाता है, रब किया जाता है, और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क को दे देता है, तो सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ठीक है, उसने लूज किया, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट अबाउट चार्जेस क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कहाँ पर करेक्टली मेटल्स की जो अरेंजमेंट है दिखाई गई है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप में रहेगा, मतलब वो पहले रहेगा, उसके बाद कम होती रहेगा। तो अगर हम देखें कॉपर आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये पहले ही क्रॉस हो जाएगा। जिंक एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम की पोजीशन जिंक के ऊपर है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगा। जिंक की पोजीशन आयरन से ऊपर है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये तीनों ही नहीं होंगे। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। सो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए मैंने एक नेमोनिक्स आसान तरीका आपको बताया हुआ है, तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और रिसेंटली मैंने केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो सेशन लिया है वहाँ पर भी मैंने इस नेमोनिक्स को ऐड किया है, तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ डज अ पेरिस्कोप वर्क्स इन अ सबमरीन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो पेरिस्कोप किस तरीके से सबमरीन में काम करता है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है उनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले पेरिस्कोप दिखता कैसे है वो हम बना लेते हैं। कुछ ये इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर एक मिरर होती है, ठीक है, जो 45 डिग्री बनाती है, और यहाँ पर दूसरी मिरर होती है जो 45 डिग्री एंगल पे रहती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेस पड़ी, तो इस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पहले आती है, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो इस मिरर पर पड़ती है, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो हमारे आंखों तक आती है, तब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। सो यहाँ पर ये जो मिरर्स है ये कितने का कोण बनाती है, कितना एंगल बनाती है, वो है 45 डिग्री। दोनों ही मिरर्स 45 डिग्री बनाकर रहती है। तो हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। और ये जो पेरिस्कोप है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो ए में बताया गया है लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द टॉप मिरर एट 45 डिग्री एंड बाउंसेस ऑफ एट द सेम एंगल टू द लोअर मिरर सो दैट अ पर्सन कैन सी द व्यू आउटसाइड। तो ये बात तो सही है।
डी वाले में कहा गया है लाइट फ्रॉम द लोअर मिरर एंटर्स द टॉप मिरर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और नीचे से लाइट एंटर नहीं करती, गलत हो गया। इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये बात सही है। इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए और सी जो है ये सही बता रहा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, सो ये एक एनॉमली है। यूजुअली जो सॉलिड होती है वो लिक्विड चीज के ऊपर तैरती नहीं है, वो डूब जाती है। ज्यादातर सॉलिड्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जिनकी एक से ज़्यादा स्टेट्स होती है, जैसे कि वाटर सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और गैसियस स्टेट में भी है। तो किसी भी वस्तु का जो सॉलिड स्टेट होता है वो उसके लिक्विड स्टेट में डूब जाता है, बट जो यहाँ पर आइस है वो पानी पर तैरता है, जो कि एक एनोमली है। तो ऐसा क्यों है? बीइंग अ सॉलिड डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर आइस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती फिर तो वो डूब जाती, वो तैरती नहीं। आइस combines with air which helps it float due to buoyancy, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आइस एयर के साथ कंबाइन करके उसको फ्लोट करने में मदद करती है, तो ये भी बात गलत है। आइस अंडरगोज ब्रेक इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच मेक्स इट फ्लोट, तो ये भी नहीं है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन आइस इज डिफरेंट देन दैट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बात सही है कि आइस में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो वाटर की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से अलग है, जिस वजह से जो आइस है वो पानी पर तैरती है। तो यहाँ पर जो डी वाला स्टेटमेंट है वही सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली डी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि असर्शन और रीजन दिया गया है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बात सही है कि कॉपर और एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। रीजन में बताया गया है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है, गुड कंडक्टर्स तो है, एंड हैव हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी नहीं होती है, अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो वो कैसे गुड कंडक्टर्स होंगे? तो जो रीजन है वो गलत है, असर्शन सही है। तो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये बात इसका सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी हाई नहीं है, इनकी कंडक्टिविटी हाई है। तो थर्ड ऑप्शन का जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाट इज द रीजन फॉर बॉइलिंग ऑफ वाटर एट लोअर टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो कह रहे हैं कि क्या कारण है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलना स्टार्ट कर देती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होती है, जिस वजह से पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट हायर ऑल्टीट्यूड में क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर पे ही उबलना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा कहाँ पे दिया गया है, देयर इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड, ये नहीं होगा। देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स व्हिच लीड्स टू लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये इसका सही उत्तर है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट वाटर इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉइलिंग वाटर इज हायर एट हायर ऑल्टीट्यूड, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे टैबुलेटेड फॉर्म में दो सब्सटेंस दी गई है, सोडियम और सल्फर, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमको बताई गई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड बोथ द एलिमेंट्स बी इन लिक्विड स्टेट, तो किस टेम्परेचर पे दोनों ही जो वस्तुएं हैं, जो दोनों ही सब्सटेंस है वो हमको लिक्विड स्टेट में मिलेंगी। तो देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम का वो 98 डिग्री सेल्सियस है और सल्फर का 115 डिग्री सेल्सियस है। तो सल्फर को मेल्ट करने में इस टेम्परेचर तक पहुंचना है 115 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे सोडियम तो मेल्ट कर चुका होगा, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में तो आ चुका होगा, तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में कब होंगे, एवर 115 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो सिक्स क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर के सिक्स क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकती है जो कि सही है, तो उनको हमें ढूंढना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात सही है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात गलत है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो एयरप्लेन जो एयर के थ्रू फ्लाई कर रही है तो वो
क्या महसूस करती है, उसको ड्रैग फील होती है, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये बात गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात सही है। सो ए और जो डी है ये दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड, तो साउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमको ढूंढना है। वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस, तो ये बात तो सही है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये बात गलत है। इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस लाउडनेस विल बी 4 टाइम्स, तो ये बात सही है क्योंकि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो लाउडनेस 4 टाइम्स, और ये बात तो सही है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड, तो ये बात भी सही है क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही पिच ज़्यादा होगी और उतनी ही जो साउंड है वो श्रिलर होगी। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है अबाउट साउंड वो हमको ढूंढना था, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे द पीएच ऑफ 4 सॉल्यूशंस ए बी एंड सी डी दिया गया है, ठीक है। सो ए की पीएच है 9, बी की है 2, सी की है 7 और डी की है 4। अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, बी, क्योंकि उसकी पीएच है 2। उसके बाद कौन है, डी। उसके बाद कौन है, सी। और उसके बाद कौन है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, बी डी सी ए। बी डी सी ए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो हमसे कहा गया है स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मेथड्स दैट यू विल यूज टू सेपरेट सॉल्ट मिक्स्ड इन ऑयल एंड वाटर। सो आपको एक मिक्सचर दी गई है जहाँ पर ऑयल, वाटर और सॉल्ट का एक मिक्सचर है, तो आपको इस मिक्सचर से ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इनको अलग करना है। तो आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होती है, यानी कि दो लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुलती नहीं है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, सो सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हमको क्या मिल जाएगा, अलग से वाटर, अलग से ऑयल मिल जाएगा, ठीक है। और रह क्या जाएगा, वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट। अब इसी वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो इवेपोरेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, हमको कंटेनर में सॉल्ट मिल जाएगा, और अगर हम वाटर वेपर को कॉन्डेंस करते हैं तो हमको अलग से वाटर मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ पर यहाँ पे सेपरेटिंग फनल के बारे में बात की गई है, यहाँ पर कहीं पे भी 1 में नहीं है सेपरेटिंग फनल, 3 में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि यूजिंग सेपरेटिंग फनल टू रिमूव वाटर एंड ऑयल फॉलोड बाय इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉल्ट, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पर जो सेट ऑफ रिएक्शंस है इनको हमें ध्यान से देखना है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अब एक नया प्रोडक्ट मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर यहाँ पे अलग से मिला। तो देखिए क्या है कि मैग्नीशियम ने कॉपर के जो ऑक्साइड है या कॉपर ने जो कंपाउंड बनाई थी उससे कॉपर को हटा दिया, यानी कि मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। दूसरे रिएक्शन में अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और अलग से हमको मैग्नीशियम मिल रहा है। तो सोडियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो सोडियम ने क्या कर दिया, मैग्नीशियम को उसके कंपाउंड से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। इस पे अगर हम बढ़े, इस रिएक्शन को देखिए तो जो जिंक है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो बना रहा है जिंक ऑक्साइड, और कॉपर अलग से हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमको ध्यान में रखिए, यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया फ्रॉम दीज सेट ऑफ रिएक्शंस, उसमें से कौन सा सही है वो हमको ढूंढना है। सो रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन मैग्नीशियम बट लेस देन सोडियम, ये बात गलत है तो ये वाला तो होगा नहीं। रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, तो ये भी बात सही नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर, ये बात तो सही है, बट लेस देन सोडियम, ये बात भी सही है कि मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है बट सोडियम से कम है। रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन सोडियम, सो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से ज़्यादा है, नहीं, सोडियम की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम के ऊपर है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है गोल्ड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज, सो जो सोना है उसी की ज्वेलरी क्यों बनती है? तो सबसे पहले गोल्ड तो एक मेटल है और इसकी जो मेलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से भी इसका ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें कोरोजन नहीं होता, इस वजह से भी इसका ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव सोनोरस, ये प्रॉपर्टी नहीं है जिस वजह से हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू मेक ज्वेलरी। तो कौन कौन सा है प्रॉपर्टी जिस वजह से हम इसका गहना बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो वो है ए एंड बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट विथ ओनली फिजिकल चेंजेस। सो कौन से ऑप्शन में सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही दिए गए हैं? तो सबसे पहले उन ऑप्शन को क्रॉस कर लेते हैं जहाँ पर केमिकल चेंजेस दी गई है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, तीनों ही केमिकल चेंजेस है, ऑप्शन गॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ ऑयल, पाउंडिंग ऑफ अ हर्ब, तो ये तो फिजिकल है, बट यहाँ पर एक केमिकल चेंज आ गया तो ये क्रॉस हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, ये दोनों फिजिकल है। तो सिर्फ फिजिकल चेंजेस किसमें है? फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, डिसॉल्विंग ऑफ कैंडी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है S1 S2 के तौर पे। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, तो ये बात सही है कि फ्रूट्स में जो फ्रूटी स्मेल होती है वो किससे आती है? इन्हीं केमिकल्स से, जिनका नाम है एस्टर्स। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली अ पॉलीमर विद रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर, तो ये बात भी सही है कि पॉलिएस्टर एक पॉलीमर है जहाँ पर रिपीटिंग यूनिट्स होती है एस्टर्स की। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, तो इसका जो सही उत्तर है बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हमको मैच करना है आइटम्स इन कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2। सो पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल होता है ऑइनमेंट्स में। बिटुमेन का पेंट्स में इस्तेमाल होता है। सुपर फॉस्फेट एक फर्टिलाइजर है। 2,4-D एक वीडीसाइड्स है। तो ए जा रहा है 2 के साथ, A2 के साथ फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है, पहले इनको क्रॉस कर लेते हैं। A2, B1, C4 और D3, तो 14 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो 15 में कहा गया है वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी बाय, वैक्सीन हमारी बॉडी को कैसे इम्यून बनाती है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटीजन इन आवर बॉडी, ये बात गलत है। एंटीजन तो पैथोजन के सरफेस पे होती है जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स टू आवर बॉडी, तो नहीं, एंटीबायोटिक्स तो एक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट काम करती है। बाई प्रोग्रामिंग आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो ये भी नहीं है उनका काम। बाई प्रोग्रामिंग आवर बॉडी टू प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज, तो कोई भी पैथोजन वो डेड या वीकेंड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है ताकि उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी सुटेबल एंटीबॉडीज बनाए और इस तरीके से हमारी बॉडी उस डिजीज से इम्यून हो जाती है। ठीक है, तो फ्यूचर में वो बीमारी हमको होगी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 16th क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, सेल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको हमें चुनना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल बट नो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पर उनकी न्यूक्लियर, उनकी जेनेटिक मटेरियल तो होती है और उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये बात गलत है क्योंकि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये बात भी सही है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ये बात भी सही है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये ऑप्शन मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा क्योंकि उनमें तो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये लिखा जा सकता था कि उनकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट ही है, बट सीटेड आंसर की में किसको पकड़ा गया है सही उत्तर, उसको बताया गया है ऑप्शन नंबर 2। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, जो कि गलत बात बताई गई है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है। वेन्स हैव थिक वॉल्स एंड नो वाल्व्स प्रेजेंट, तो ये बात गलत है। वेन्स की थिन वॉल्स होती है और उनमें वाल्व्स होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू इन कलर, तो ये बात गलत है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर की नहीं होती है। डार्क क्लॉट फॉर्म्ड ओवर अ कट इज ड्यू टू वाइट ब्लड सेल्स, तो जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है जब भी हमको चोट लगती है, खून का जमना जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से नहीं होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है।
वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ज़्यादातर जो वेन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो उस हिसाब से जो ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको दिया गया है ABCD को आइडेंटिफाई करना है। सो सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है जिसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, वो है बैक्टीरिया, और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये हवा से फैलती है। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरल डिजीज है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये है वाटर। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है तो ये फैलती है बाइट ऑफ मस्कीटो से। येलो वेन मोजाइक ऑफ कोबरा एक वायरल डिजीज है प्लांट्स में, तो ये फैलती है कैसे, ये फैलती है इंसेक्ट्स से। तो ए है वाटर, सॉरी ए है एयर, बी है वाटर, सी है मस्कीटो और डी है इंसेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसका जो टर्म है उसको हमको फाइंड करना है। सो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस उनको हम कहते हैं विविपेरस एनिमल, जो बच्चे पैदा करें। एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं। फॉर्म्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, सो एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा टू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, तो ये होता है मेटामॉर्फोसिस। सो ए है विविपेरस, ए विविपेरस दो जगह पे दिया गया है, ओविपेरस क्रॉस कर देते हैं। फिर है ओविपेरस बी, फिर है जाइगोट, फिर है मेटामॉर्फोसिस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ा जाए तो यहाँ पर हमसे कहा गया है सहज ऑब्जर्वेशन अबाउट अ न्यू प्लांट इज दैट इट हैज like its stem is thick with waxy layers and roots are very deep। so सहज ने एक न्यू प्लांट देखा और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इसकी जो स्टेम है वो बहुत ही मोटी है और उसके ऊपर वैक्सी लेयर्स है, मतलब मोम की परत है, और इसके जो रूट्स है वो बहुत ही डीप तक जा रहे हैं, मतलब लॉन्ग रूट्स हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट हैबिटेट ऑफ द प्लांट, तो ये कहाँ का पौधा होगा, किस हैबिटेट का पौधा होगा। तो अगर आपको एडेप्टिव फीचर्स का पता हो तो ये एक डेजर्ट प्लांट है, क्योंकि डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो थिक एंड फ्लैशी होती है। स्टेम्स ही फोटोसिंथेसिस का काम करती है, उनकी लीव्स जो है वो स्पाइंस में बदल जाती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। वैक्सी लेयर की कोटिंग भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रोकता है, और इनकी डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो वाटर पाया जाता है सॉइल के नीचे वो बहुत ही डीप में होता है, इसलिए उनके लॉन्ग पेनिट्रेटिंग या डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होती है। तो ये जो हैबिटेट है वो है रेगिस्तान। सो इसी के साथ मेरा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आज के सेशन में हमने टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको मेरे इस सेशन से कुछ फ़ायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आपके कितने स्कोर बने। और फिलहाल के लिए एग्ज़ाम से पहले यही मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन का थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, फिर मैं दोबारा से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है आपका स्कोर क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के कंटेंट्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।